regarding childhood trauma and इसका healing। तो वहाँ ज्यादा कल हमें मेनली डॉक्टर गाबर मेटे की पर्सनल लाइफ और उसके थोड़े से प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस के आधार पर जो उनके अनुभव थे, जो उन्होंने बहुत डीपली उन्होंने स्टडी किए, वो हमारे साथ शेयर किए और हमने उनको बहुत ही डिटेल में समझा। तो अब इस विषय को हम जब आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जो मेल पूछ रही है क्वेश्चन कि जो ट्रॉमा से पीड़ित वयस्क लोग हैं, मतलब एडल्ट्स हैं, वो किस प्रकार स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में उनका क्या रिस्पॉन्स होता है, कैसे वो उसको डील करते हैं। जिनको जो एडल्ट्स हैं, जिनको पहले ट्रॉमा हुआ है, चाइल्डहुड ट्रॉमा से पीड़ित हैं, तो फर्दर वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन जब भी उनके जीवन में कोई आती है तो उनको वो कैसे डील करते हैं। तो यहाँ डॉक्टर गाबर मेटे बताते हैं कि फिजियोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली बॉडी का एक स्ट्रेस रेगुलेटिंग अपरेटस होता है। The physiologically he's saying, physiologically means physiology is a science which deals with the normal functioning of the body। तो ये स्ट्रेस रेगुलेटिंग अपरेटस जो है, इसके कुछ सर्किट्स होते हैं, ब्रेन सेंटर्स जैसे होते तो ऐसे, हाइपोथैलेमस हो गया, फिर उसका एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ कनेक्शन होता है, फिर नीचे एंटीरियर पिट्यूटरी का हमारा एड्रिनल ग्लैंड के साथ कनेक्शन होता है, जहां से कि कॉर्टिसोल स्क्रीट होता है। तो ये स्ट्रेस रेगुलेटिंग अपरेटस है, ये कहते हैं बर्थ के टाइम पर डेवलप नहीं हुआ होता, ये बाद में डेवलप। वो जो रिस्पॉन्स है वो ये सर्किट्स नॉन वर्किंग होते हैं, तो ये बाद में डेवलप होते हैं। लेकिन अगर ट्रॉमा हो जाए बीच में, चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो वो इस अपरेटस की डेवलपमेंट में बाधा डालता है। तो ऐसे व्यक्ति अगर जब वो स्ट्रेस को एक्सपोज हो जाते हैं तो उनको उनकी बॉडी को पता नहीं चलता कि कैसे रिएक्ट किया जाए। इसलिए वो क्या है, थोड़ा सा फिर उनको वो मतलब स्ट्रेस को डील करने, स्ट्रेस से बचने के लिए उनका एडिक्टिव बिहेवियर हो जाता है, एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ वो अपनी भी एग्जांपल देते हैं कि वो खुद भी इसी प्रॉब्लम से डील कर रहे थे, क्योंकि उनका भी अर्ली चाइल्डहुड ट्रॉमा था। तो ये रेगुलेटिंग अपरेटस जो था वो अभी वर्किंग नॉन वर्किंग था। तो वो इसी वजह से वो स्ट्रेस में, जब स्ट्रेस होता था फिर वो एडिक्शन ले लेते थे, एडिक्शन में चले जाते थे, फिर थोड़ा सा शांत हुए, फिर रिलैक्स हो जाता था। तो इसलिए जो एडिक्टिव बिहेवियर है, ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये ट्रॉमेटाइज्ड बच्चों के लिए, वयस्कों के लिए। तो यहाँ पे वो एक्चुअली साइकोलॉजिकल बात नहीं कर रही है, इट्स ए टोटली इट्स ए ह्यूमन दिस आई मीन फिजियोलॉजिकल रीजंस। तो ये डॉक्टर गाबर मेटे की एक बहुत ही प्रिय कथन है उनका कि नो ह्यूमन बीइंग इज ए डैमेज्ड गुड्स। कि कोई भी व्यक्ति टूटा फूटा नहीं है कोई, मतलब ये सब जो है परिस्थितियां हैं जो उसको ऐसा बना देती हैं। तो ये फिर वो जब अब ये इस संदर्भ में मेल जो है वो अपने पति क्रिस के बारे में बात करती है। उसका पति क्रिस, वो भी ट्रॉमा से पीड़ित है, लेकिन उसके जो क्रिस के जो फादर थे वो वर्काहोलिक थे, नार्सिसिस्टिक थे और एल्कोहलिक थे। वर्काहोलिक मीन्स बहुत कठिन परिश्रम करना, सारा दिन काम में उलझे रहना। नार्सिसिस्टिक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो कि बहुत अपने आप को प्रभावशाली बना के रखती है और दूसरे बंदों को कुछ नहीं समझते हो। तो वो इस टाइप की पर्सनैलिटी थी, नार्सिसिस्टिक। एंड थर्ड एल्कोहलिक थी। तो इस वजह से उनका जो घर में था, उनका एटमोस्फियर, जो माहौल था, वो बहुत ही तनावजनक रहता था। उनकी मदर काफी स्ट्रेस में रहती थी। लेकिन क्रिस को कभी ये लगा नहीं कि ये उसके लिए कोई ट्रॉमा का कारण है, चाइल्डहुड ट्रॉमा का कारण है। वो कहता था नहीं ठीक है, मेरे माता पिता मेरे साथ रहते थे, मुझे अच्छा खाना पीना मिलता था, मेरी सब जरूरतें पूरी होती थी, मैं स्कूल जाता था, मुझे कभी मारा नहीं जाता था।
तो ठीक है, मुझे कोई इस चीज से ये मेरा कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा नहीं। लेकिन उसका एक था कि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद वो एकदम से साइलेंट होके शट डाउन हो जाता था। तो एकदम सबसे चुपचाप अलग थलग सा, कोई स्ट्रेस थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता तो ये इसका उसका ये टिपिकल बिहेवियर था। फिर एक मैंने उससे प्रश्न पूछ दिया अपने पति से कि तुम अपने आप को, अपने अपने बच्चों को आप अपने सिचुएशन पे रख के देखो। अगर अगर तुम्हारे बच्चे, अगर तुम फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हो, ड्रिंक करके लेट घर पे आते हो, और तुम्हारे उनको पता नहीं है, कभी किसी मूड में आते हो कभी किसी मूड में आते हो, तो वो उनको पता नहीं, दे कांट रिलाई अपॉन यू कि तुमसे बात करने में भी वो डरेंगे कि पता नहीं क्या कैसे बिहेव करेंगे डैडी। और माँ उनकी स्ट्रेस में है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बच्चे इससे हर्ट नहीं होंगे? होंगे ना। और वो कहते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा तुम्हें आगे कहता है कि डैडी आप बहुत ड्रिंक करते हो, मुझे नहीं अच्छा लगता, आप इतना ज्यादा बाहर रहते हो, आप कभी भी हमारे किसी भी हंसी खुशी के किसी भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, हमारे साथ नहीं होते हो, तो क्या तुम उसको ये कहोगे कि भाई तुम्हें अच्छा भला खाना पीना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो रही हो, स्कूल जा रहे हो, है अब किस बात की शिकायत है तुम्हें? तो वो कहते हैं नहीं ना, ऐसे नहीं ना होता। तो फिर वो कहते हैं कि जब उसने ऐसे समझाया तब उसके पति को, उसको बहुत टाइम लगा ये चीज, मतलब उसको ये समझने में कि हाँ वाकई उसका जीवन भी था, वो चाइल्डहुड ट्रॉमा से पीड़ित था। तो लेकिन अब डॉक्टर गाबर मैटे कहते हैं कि बहुत से लोग बचपन की और अगर जब देखते हैं तो वो अपने आप को अपनी बॉडी से, फीलिंग से एक तरह से कट ऑफ हो जाते हैं, डिसोशिएट कर लेते हैं। और उसका क्योंकि उनको ये स्वीकार करना बहुत पीड़ादायक लगता है कि मैं चाइल्डहुड ट्रॉमा से पीड़ित हूँ, इसलिए वो अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं। और ये इस एक तरह से क्रिस के साथ भी यही है। बट लेकिन है तो ये एक प्रकार की अडेप्टेशन ही ना, तरह का समझौता ही है जो हम करते हैं। तो फिर वो तभी तब फिर दोबारा वो कहते हैं कि ये उनका एक बहुत ही प्रिय वाक्य है, तो वो कहते हैं कि मैं कहता हूं ना कि नो बडी इज डैमेज्ड गुड्स। तो मतलब ये है उनका कि किसी व्यक्ति में कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं होती, लेकिन जिन परिस्थितियों को हमें फेस करना पड़ता है वो परिस्थितियां एबनॉर्मल होती हैं। तो उनमें जैसा तुम, जैसा मैं, जैसे और सभी रिस्पॉन्ड करते हैं, ये सब एक तरह की अडेप्टेशन है। तो अब हम सबसे महत्वपूर्ण विषय पे आते हैं जो है आइडेंटिफाइंग एंड हीलिंग चाइल्डहुड ट्रॉमा। तो अब मेल उसको उनको पूछती है, मेल उनको बोलती है कि डॉक्टर गाबर मैटे को कि जब मैंने पहली बार आपके काम को देखा और जाना कि जो बहुत सी बातें जो देखने में बहुत छोटी छोटी लगती हैं लेकिन उनका हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर होता है, और तब मैंने जब अपने अपने जीवन की ओर देखना शुरू किया तो मुझे भी ये एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा कि हाँ मैं चाइल्डहुड ट्रॉमा से पीड़ित हूँ। क्योंकि उनके वो कहती हैं कि मेरे घर में भी मेरे माता पिता के आपस में संबंध ज्यादा अच्छे नहीं थे, घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश चलता रहता था। तो मैं बड़ी हो रही थी और मुझे ये लगता था कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस प्रकार के उनको खुश करना, उस तनाव को कम करना और घर में शांति का वातावरण स्थापित करना, मुझे ये लगता था। तो उसके लिए मैं बहुत कोशिश करती थी, मैंने बहुत कोशिश की, मैं लोगों को खुश करने की कोशिश करती थी, मैं बहुत काम करती थी, मैं सक्सेस के पीछे भागती थी कि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी तो फिर मैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन साथ साथ ही साथ जो उसके मतलब वो कहती है कि मेरे बिहेवियर पर और
बहुत असर हो रहा था कि मैं बहुत चिड़चिड़ी, जो कहते हैं वो हो गई थी, बहुत ज्यादा शराब पीने लगी और एंजाइटी में रहने लगी। और मैंने देखा कि मैं हमेशा डिफॉल्ट मोड में रहती हूँ। डिफॉल्ट मोड मतलब जब जल्दी जल्दी गलती अपने आप ही होती जाती है, ऐसे ना चाहने पर भी गलती करता रहता है, तो वो डिफॉल्ट मोड में रहने लगी। तो ये फिर मुझे कहती, मैंने बहुत मुश्किल से ये स्वीकार किया, ये वास्तविकता स्वीकार की कि ये सब ट्रॉमा के लक्षण हैं। और उस समय मुझे बहुत आत्मग्लानि महसूस हुई, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पिता माता पिता मेरे लिए अपना बेस्ट कर रहे हैं, जो भी कर सकते हैं, और मैं कहूँ कि मेरी जरूरतें पूरी नहीं हुई, इसलिए मुझे चाइल्डहुड ट्रॉमा है। तो ये मुझे बहुत, इस वजह से ये सोचकर मुझे बहुत ही एक प्रकार की गिल्ट सी फीलिंग हुई अपने अपने आप में। तो डॉक्टर गैबरमेटे कहते हैं कि मैं फॉल्ट और डिफॉल्ट में अंतर होता है। फॉल्ट कोई आप जानबूझकर गलती करते हो, लेकिन डिफॉल्ट क्या है, ये आपके अंदर जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है, ये ये इसलिए जो है, ये इसको हम डिफॉल्ट कहते हैं। फिर दूसरा बात वो कहते हैं कि जो माता पिता को खुश रखना और उन और घर की शांति को बनाए रखने की जो कोशिश बच्चे करते हैं, इसमें ये बच्चों का काम नहीं है। ऐसे सिचुएशंस में बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे वो फेल हो जाते हैं, और फिर उनमें फर्दर और गिल्ट और शेम की फीलिंग आ जाती है। उन्हें अपने आप में ये शर्म सी महसूस होने लगती है, क्या इतना सा छोटा सा काम भी मैं कर नहीं पाई या कर नहीं पाया। तो ये बल्कि और भी ज्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है, यू और भी एक लूप में फंसता जाता है। तो ये जो है, ये फिर ऐसी फीलिंग आना, ये ये कंप्लीटली अनडिजर्व्ड है, तुम ये डिजर्व नहीं करती कि मैं इस कारण से मुझे गिल्ट की फीलिंग आई। और दूसरा बात उन्होंने और बताया कि ऐसी सिचुएशंस में जो लोग अपने आप को विक्टिम महसूस करने लगते हैं, विक्टिम मेंटेलिटी लेकिन बहुत ही घातक मेंटेलिटी है। हमें कभी भी विक्टिम नहीं बनना चाहिए। विक्टिम होता है कि हम दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं, या तो खुद ब्लेम लेते हैं अपने ऊपर, या दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, या मेरी परिस्थितियां ऐसी हुई, इसकी वजह से मेरे मेरे मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसमें मेरा क्या कसूर है। तो ये जो विक्टिम मेंटेलिटी है, ये एक बहुत ही, जो जिसको कहते हैं, मैं तो उसको ये कहूंगी कि ये तो गहरे 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 गर्त में धंसने वाली एक चीज है, क्योंकि ये ऐसा लूप है, इससे बाहर निकल के आना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस बात का भी स्पेसिफिकली उसका मेंशन किया है कि हमें विक्टिम मेंटेलिटी में नहीं जाना चाहिए। फिर डॉक्टर गाबर मैटे उससे पूछते हैं मेल से कि वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ जीवन में कुछ और ज्यादा बड़ा हुआ है, जो तुम नहीं कह पा रही हो, लेकिन जो तुम्हारे फीचर्स हैं, जैसा तुम बिहेव कर रही हो। तो फिर मेल उनके साथ एक अपना शेयर करती है, एक्सपीरियंस शेयर करती है। तो वो बताती है कि जब वो फोर्थ ग्रेड में थी, तो फैमिली वेकेशंस में कहीं बाहर गए हुए थे, और वहां पे रात के समय कोई फैमिली के किसी बड़े लड़के ने उसके साथ उसे थोड़ा सा सेक्सुअली मोलेस्ट करने की कोशिश की। तो उसकी वजह से वो एकदम बहुत घबरा गई। तो डॉक्टर गाबर मेटे पूछती है, क्या फिर तुमने उसको प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर किया, तो और तुम्हें क्या फील हुआ। फिर बेल कहती है कि मैं बहुत कंफ्यूज थी, डरी हुई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, लेकिन मैंने किसी के साथ शेयर भी नहीं किया। तो फिर डॉक्टर गाबर मेटे उसको पूछते हैं कि वेल, मान लो अगर तुम्हारी बेटियों में से कोई एक बेटी के साथ ऐसी सिचुएशन आ जाती जैसी तुम्हारे साथ हुई है,
और वो तुम्हारे साथ शेयर ना करती, तुम्हें ना बताती, तो तुम्हें कैसा फील होता है? मेल कहती है, मैं एक माँ हूँ तो मुझे बहुत, मेरा दिल टूट जाता है, मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरी बेटी मुझ में ये विश्वास नहीं रखती, वो इतना सेफ नहीं मेरे फील करती मुझे बताने में। तो कहते, फिर डॉक्टर गाब्रिएल मेटे कहते हैं एग्जैक्टली यही बात है, तुम्हारे साथ भी, तुम भी अगर अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते तो वो तुम्हें, उसको अपने पास बुलाते, तुम्हें प्यार से तुम्हें सहलाते, कहते चलो हम मिलके तुम्हारी समस्या का हल ढूंढते हैं। और यहाँ तुम्हें, अब तुमने नहीं बताया तो अब उसकी वजह से जो जो एक्चुअल ट्रॉमा था, वो घटना नहीं थी जो तुम्हारे साथ घटी। लेकिन ट्रॉमा क्या है, तुम अपने आप को सेफ और प्रोटेक्टेड फील नहीं करते। अकेलापन था तुम्हारा, अकेलापन जो तुम्हें लगा, ये अकेलापन और सुरक्षा, असुरक्षा का भाव, ये बेसिकली असली ट्रॉमा तो ये है। फिर वो कहते हैं कि शायद तुम कई बार जो है, बच्चे इसलिए भी नहीं बताते कि पेरेंट्स तो क्या, पेरेंट्स पहले स्ट्रेस्ड हैं, उनको क्या बताना है, एक तरह से प्रोटेक्टिव होते हैं बच्चे पेरेंट्स के लिए। दूसरी बात ये होती है कि कई कई बार स्पेशली बच्चों के दिमाग में ये आ जाता है कि कहीं ये बात मुझ पे ही उल्टी ना पड़ जाए, कि तुझे, तुम्हारी कुछ गलती होगी, तुमने ऐसा कुछ किया होगा, उस प्रॉब्लम को इनवाइट किया होगा। तो वो बच्चे इन बातों से डर डर जाते हैं। तो ये अक्सर होता है कि बच्चे, बात कई बार पलट के उनके ऊपर ही आ जाती है। तो वो मेल मेल फिर कहती है कि हाँ, मैंने भी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैंने ऐसा ही सोचा था, तो इसी कारण मैं अ, किसी के साथ शेयर नहीं कर पाई। अब ये बातों का सारा उन्होंने, उसका मतलब ये मेल के विषय में, मेल के पति के विषय में, ये सारा उन्होंने डिस्कस किया। तो अब बात आती है कि ट्रॉमा को कैसे हील किया जाए। तो अब उसके लिए उन्होंने 3 स्टेप्स बताते हैं, 3 स्टेप्स, डॉक्टर गाबरमेट। फर्स्ट स्टेप है अपने दुख को पहचानना। दूसरा स्टेप है उसे स्वीकार करना। और तीसरा स्टेप है फिर उसे हील करना, किसी की हेल्प लेना। तो डॉक्टर गाबरमेटे जो है वो गौतम बुद्ध से बहुत प्रभावित हैं। तो वो हमेशा उनका मेंशन करते हैं। तो यहाँ भी वो कहते हैं कि जैसे गौतम बुद्ध कहते थे कि जीवन दुख है, दुख का कारण है और उसका निवारण है। तो ऐसे ही हमें ये, वो कहते हैं कि हमें पहले तो ये अपना देखना चाहिए कि हाँ, मैं, मुझे दुख है। तो और उसे एक्सेप्ट करना, तो क्या, वो हमें अपने आप को प्रश्न करना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहता, मैं दूसरे लोगों से दूरियां नहीं रखना चाहता, और मैं अपने जीवन में क्रोध नहीं चाहता, मैं इन सब सिचुएशन से बाहर आना चाहता हूँ। तो वो एक तरह से आइडेंटिफिकेशन होगी ना कि हाँ, उसने अपने जाना है कि मैं पीड़ित हूँ, उसे एक्सेप्ट करना है। फिर उसे, अब जब, अब क्या होता है जब हम ऐसे जानते हैं, जब जानने लगते हैं, अपनी तरफ सोचने लगते हैं, पहले सोचेंगे, जब हम सोचते हैं तो हमारा माइंड जो है वो बड़ी डबल गेम खेलता है हमारे साथ। माइंड का काम ही ये है, डुअलिटी में रहता है। तो डबल गेम खोले, हमारे मस्तिष्क से एक आवाज आएगी। तो वो एक आवाज तो कहेगी कि भाई दुनिया बहुत खराब है, बहुत खतरनाक है, कोई तुम्हें, कोई वैल्यू नहीं करता, कोई तुमसे प्यार नहीं करता, सब अपने बारे में सोचते हैं। और ये कोई, इसका मतलब ये है कि तुम्हें सफर करना ही पड़ेगा। तो अब इसके, मेरे 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 पास इसके लिए, इसके सिवा कोई और
चारा है ही नहीं, मुझे तो सफर ही करना है। तो इस दुख से भागने के लिए फिर कई बार वो एडिक्टिव बिहेवियर वगैरह अपना लेते हैं। और ये हो गया दूसरों को ब्लेम करना, अपने आप को विक्टिम महसूस करना। और सेकंड या दूसरी आवाज क्या कहेगी, नहीं नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, मेरे अंदर ही कोई कमी है, मेरे मैं ही ऐसा हूं। वो अपने अपने प्रति एक कठोर स्टैंड लेना, कठोरता से पेश आना। तो वो कहता है कि वो सोचता है कि मुझे ही कुछ ना कुछ इसको सॉल्व करने के लिए मुझे कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। और वो इसके लिए कोई कोई ना कोई वो सोचता है कि कुछ ना कुछ मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो डॉक्टर गाबर मेटे इसे कहते हैं कि ये एक स्टूपिड फ्रेंड की तरह है। ये जो स्टूपिड फ्रेंड जोकिंगली बोलते हैं, स्टूपिड फ्रेंड मीन्स वो जो हमें हमें सलाह देता रहता है। लेकिन उनका कहना है कि ये तुम दिमाग की आवाज को मत सुनो। तुम जब नेक्स्ट टाइम तुम्हें ऐसी आवाज आए तो तुम उसको बोलो कि हेलो फ्रेंड, ठीक है तुम्हारी, तुमने अब तक मुझे प्रोटेक्ट किया, लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं समझ चुका हूँ, तो मैं खुद ही अपने ट्रॉमा को डील कर लूँ। तो उस चीज के लिए उन्होंने बताया कि हमारे पास हमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है। दो फैक्टर्स उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताए हैं इसमें। एक तो अपने प्रति कंपैशनेट क्यूरियोसिटी रखना, और नॉन जजमेंटल। जब हम अपने आत्म विश्लेषण करते हैं, सेल्फ एनालाइज करते हैं, तो हमें अपने अपने और अपनी तरफ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, जिसे कहते हैं कंपैशनेट क्यूरियोसिटी। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार अपनी तरफ रखें, और नॉन जजमेंटल, हम अपने लिए नॉन जजमेंटल हो जाएं। जनरली क्या होता है, हम अपने आप को एक कटघरे में खड़ा कर लेते हैं कि अपना दोष जो है अपने ऊपर ही लेते हैं। नहीं, we should have compassionate curiosity towards ourselves when we are analyzing। जब हम उसकी गहराई में जाकर सोचते हैं कि क्या कारण क्या है, जब हम इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं, तो उस टाइम वो बता रहे हैं कि हमें हार्श नहीं होना है, अपने प्रति कंपैशनेट होना चाहिए। फिर वो कहते हैं, और तीसरा स्टेप उन्होंने बताया है फिर, हेल्प ले, जो भी अवेलेबल है। कहते हैं हेल्प लेना हमारा स्वभाव है, हम पैदा ही इसलिए हुए हैं, बचपन से ही हम हेल्प लेकर बड़े होते हैं। क्या एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है या बड़ा होता है, उसको हेल्प की जरूरत नहीं होती? होती है ना। तो फिर अब हम बड़े होकर क्यों इसको अवॉइड करते हैं? क्या ये जो हमारी मॉडर्न शिक्षा है, शिक्षा प्रणाली है, जिस जो हमें रोकती है ऐसे किसी की हेल्प लेने से? तो नहीं ना। तो वो एक इसलिए वो उन्होंने इस चीज को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी है। तो ये हेल्प उन्होंने यहाँ पे कोई मेडिसिनल हेल्प वगैरह इस बात की टोटली कोई ऐसी कोई बात नहीं की। वो तो सिर्फ एक मतलब एक जिस जिस प्रकार की भी हेल्प की जरूरत है उसका उन्होंने वर्णन किया है। तो ये सब बातें, जो ये उन्होंने जो 3 स्टेप्स बताए हैं, तो ये सब बातों के बाद अब मेल कहती है कि डॉक्टर गैबर गैबर तुमने जो ये सब एक्सप्लेन किए हैं हमें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तीनों स्टेप्स हैं, और कितने सिंपल हैं, लेकिन इट मेक्स अस फ्री। ये मुझे हमें मुक्त करते हैं। अगर हम इन ये ट्रॉमेटिक जो प्रभाव हम पर पड़े हैं, अगर ये हमारे जीवन को चलाते रहेंगे, तो हम एक अदृश्य डोर से बंधे कठपुतलियों की तरह नाचते रहेंगे, फंसे रहेंगे लूप में, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। और अगर हम इस डोर से मुक्त होना चाहते हैं, इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, अगर हम फ्रीडम चाहते हैं, रियल फ्रीडम चाहते हैं, तो हमें स्वयं के ऊपर जिम्मेवारी लेनी है।
में अपने ऊपर काम करना होगा, हमें अपने स्व से जुड़कर रहना होगा, प्रेजेंट में, वर्तमान में रहना होगा, टू बी इन योर बीइंग। तो तभी हम अपने लिए हल निकाल सकते, तभी हम ये जो पास्ट के, भूतकाल के कठोर उससे मुक्त हो सकते हैं। तो ये उनके मतलब जो सोल्यूशन उन्होंने बताए हैं उसका है। अब एक छोटा सा टॉपिक है, आई थिंक वी शुड डिस्कस, खत्म हो जाएगा फिर वो, और बहुत प्यारा सा टॉपिक है। वो है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले एंड जॉय इन एडल्ट लाइफ। व्यस्त जीवन में खुशी, आनंद, हैप्पीनेस, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो मेल डॉक्टर गाबरमेटे से पूछती है कि हम लोग कहते हैं कि जो वी आर एक्चुअली वायर्ड, naturally wired to have a fundamental need for joyfulness। मतलब ये खेल, उत्सव, आनंद, ये हमारी मूलभूत प्रकृति है, ऐसा है ना। तो इसके बारे में हमें बताइए, प्रकाश डालिए कुछ। तो अब डॉक्टर गाबरमेटे उसका एक उदाहरण देते हैं कि वो एक बताते हैं कि एक ऑस्ट्रेलियन नर्स, उसकी बुक का रेफरेंस देते हैं। ऑस्ट्रेलियन नर्स थी जिसकी ड्यूटी थी पैलिएटिव केयर वार्ड में थी। पैलिएटिव केयर वार्ड में जहाँ पे वो पेशेंट्स एडमिटेड होते हैं जिनके समय से पहले मृत्यु होनी होती है, जो टर्मिनली इल, बिल्कुल जिनका लाइफ स्पैन बहुत थोड़ा रह गया, मोस्टली कैंसर पेशेंट्स होते हैं। उस वो जिस वार्ड में उनकी वो रहते हैं, पेशेंट्स को रखा जाता है, वहां पे एक ऑस्ट्रेलियन नर्स की ड्यूटी थी। तो उसने उन पेशेंट्स से क्वेश्चन पूछा, उनसे कहा कि आप ना अपने अपने रिग्रेट्स लिखिए, 5 रिग्रेट्स लिखिए। रिग्रेट्स मतलब जो पश्चाताप के तुमने अपने जीवन में क्या नहीं किया। और कहते मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स का एक एक रिग्रेट जो था वो काफी कॉमन था। वो ये कहते थे कि उन्होंने यही लिखा कि हम हमें लगता है कि हमने बहुत अपनी लाइफ में बहुत कठिन परिश्रम किया सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन काश हमने इतना कठिन परिश्रम ना किया होता, हमने उतना कुछ समय अपने लिए, अपने खुशी, अपने आनंद, अपना उत्सव मनाने के लिए भी निकाला होता। तो ये जो हमारे मस्ती करना जो है, ये मैमल्स के ब्रेन में इनबिल्ट है। जैसे हम देखते हैं एनिमल्स के बच्चे हैं, लायन कब्स हैं, किटन्स हैं, बच्चे बिल्ली के बच्चे हैं, पप्स हैं, डॉग के पप्स हैं, ये बेयर पप्स, ये सब खेलते हैं, बहुत खेलते हैं। और खेलना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है। ये एक साइंटिफिक तथ्य है कि प्लेफुलनेस इज वेरी असेंशियल। और दूसरा इम्पोर्टेंस इसकी है कि ये एकेडमिक जो मतलब एकेडमिक से जो लर्निंग होती है, उससे उतनी ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होती जितनी कि खेलने से, खेल कूदने से, मस्ती करने से होती है। और प्ले हमारे जीवन में रिलेशनशिप बनाने में भी काम करता है। वो बच्चों के लिए कहते हैं कि ये एक तरह का रफ हाउस है। ठीक है ना, बच्चे खेलते हैं, थोड़ा आपस में थोड़ा झगड़ा हो जाता है, कट्टी बट्टी है आपस में चलती रहती है बच्चों में, फिर वैसे ही थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं, लेकिन कोई परमानेंट दुश्मनी नहीं बनती। अल्टीमेटली वो क्या है, वो दोस्त ही बनते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा ये एक प्रकार का रफ हाउस है। तो फिर उन्होंने वो एक उनकी फेवरेट बुक है, उन्होंने उसका रेफरेंस दिया, विनी द पू। विनी द पू, विनी एक बेयर है। तो उसका जो इस बुक में क्या है, वो एक जो उसका हीरो है, एक छोटा बच्चा है, क्रिस्टोफर नाम है उसका, और वो एक बेयर है, विनी, विनी द पू नाम है उसका।
उसके साथ वो खेलता रहता है, बहुत मस्ती करता है। तो वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, अब उसको स्कूल जाना है। तो वो अपने ना विनी को और सब बाकी के एनिमल्स को वो एक्सप्लेन कर रहा है कि देखो अब मुझे तो जाना होगा, मुझे स्कूल जाना है, तो अब मैं और तो खेल नहीं पाऊंगा, मैं इसे बहुत मिस करूंगा। तो ये मतलब वो बड़ा मार्मिक सा उन्होंने बताया है कि लिखा हुआ है वहां पे, मेंशन है। और बुक के एंड में जो ऑथर ने लिखा है कि वो बच्चा लड़का और बिनी दोनों हाथों में हाथ डाले हुए वो जंगल से गुजर रहे हैं, उस प्यारे से जंगल से गुजर रहे हैं। तो और वो बुक ऑथर लिखते हैं कि ये एक बच्चा और उसका विनी द पूह, वो कहीं भी, दोनों कहीं भी रहें, कितनी भी दूर रहें, लेकिन ये दोनों, विनी और वो बच्चा, हमेशा इस जंगल में खेलते हुए पाए जाएंगे। तो ये इतना टचिंग सा, मतलब उन्होंने ये दिखाया है कि कितना, ये बताने के लिए कि कितना महत्वपूर्ण है खेल हमारे जीवन में। और तो ये बताते बताते उनके थोड़ी आंखें भर आई डॉक्टर गाबरमेटे की, ये जब वो बता रहे थे कि उन्हें अपना जीवन याद आया, क्योंकि वो कहते हैं कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरी माँ हमेशा डर में रहती थी, सहमी सहमी रहती थी, तो मेरे साथ कभी भी ऐसे खेला नहीं गया। तो वो कहते हैं उनको वो ये याद करते, कहते वो जैसे ये पीकाबू है ना, पीकाबू तो कहते बहुत बचपन में शुरू हो जाते, पीकाबू जैसे करते हैं वैसे करते, पीकाबू ऐसे अपने आप को माए करती है ना, कोई हाँ। झाती माती बोलता है ना, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना ऐसे अपने आप को हाइड कर लिया, वो हाइड एंड सीक ऐसे। तो ये तो अक्सर हम घरों में बच्चों के साथ खेला जाता है। तो वो ये याद करते हैं कि पीकाबू तो बहुत ही अर्ली स्टेज में शुरू हो जाता है, लेकिन उन्हें इन चीजों का हमेशा ही अफसोस रहा है कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं हो पाया, तो मेरे साथ ऐसे खेला नहीं गया, इस चीज का मुझे बहुत अफसोस है। और तो ये जो चीजें हैं, कहते हैं वो मेंटल हेल्थ और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए उतनी ही जरूरी हैं। तो और फिर मैंने उनसे पूछती है कि क्या तुम अपने बच्चों के साथ खेलते थे? तो गवर्नमेंट बताते हैं कि ये भी एक काफी दिलचस्प है। कहते मेरे दो भाई हैं, वो अपने बच्चों के साथ इतनी मस्ती करते हैं कि वो नौटंकी करके कैसे भी उनके बच्चों के बीच में घुस जाएंगे और फिर उनके साथ मस्ती करेंगे। मैं उनको देखता रहता हूँ कि ये सब ये कैसे कर लेते हैं, मुझे नहीं आता, मैं अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाता हूँ बच्चों के साथ। और मैं खेलने का ढोंग करता हूँ बस, लेकिन मैं वैसे जो जो एग्जैक्ट होना चाहिए मैं वो मस्ती का मजा नहीं ले सकता। तो मैं वेट करता रहता हूँ कि कभी बच्चे बड़े हों, कभी इनका ब्रेन डेवलप हो, ताकि मैं इनके साथ वार्तालाप कर सकूं, क्योंकि वार्तालाप में मैं कंफर्टेबल हूँ, वो कर सकूं। तो मतलब ये है कि वो, क्योंकि उसका रीजन वो बताते हैं कि मेरे उनके टाइम पे उनके पेरेंट्स की सिचुएशन कैसी थी। और जब उनके भाई पैदा हुए तो नेचुरली उस टाइम घर का माहौल डिफरेंट था, तो इसलिए वो तो खेल, उनको तो खेल मस्ती सब कुछ आता है, मुझे नहीं आता इन चीजों का। तो फिर मेल भी यही कहती है कि ये मेरे लिए भी, मुझे भी बहुत मुश्किल आती थी अपनी फैमिली में, क्योंकि मैं भी एक ऐसी फार्मर्स की फैमिली को बिलोंग करती हूँ जहाँ पे सारे हार्ड वर्कर्स हैं। तो मुझे भी कभी इस तरह का प्यार किसी ने इजहार नहीं किया। मेरी माँ हालांकि बहुत मतलब लविंग है, लवेबल है, लेकिन वो कभी प्यार का इजहार नहीं करती। लेकिन कहती मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ, मैं उन्हें हग करती हूँ, मैं उन्हें गले लगाती हूँ, तो मैं अपना अपनी तरफ से पूरा प्यार का इजहार करती हूँ। फिर उसे डॉक्टर गेबर मेटे हंस के कहते हैं कि मैं तो हग फोबिक हूँ, मुझे हग करने से डर लगता है। अगर एक कमरे में बहुत से लोग आपस में हग करने लग जाएं एक दूसरे को, तो मैं तो एक कोने में सिमट के खड़ा हो जाऊंगा। मैं किसी के साथ मतलब मैं अपने तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लेता हूँ। मैं बिल्कुल भी ऐसे अपने आप को नहीं कर पाता हूँ।
तो फिर वो कहते हैं कि हमारी अपने परिवार का भी बताते हैं कि मेरा अपनी पत्नी के साथ ऐसा रिश्ता है कि हम लोग, मैं उनका काफी बार अपने आप को ही शट डाउन हो जाना और मैं वार्तालाप बंद हो जाती है। कहते कई बार मैं अपने ट्रिप से बाहर, स्पीकिंग ट्रिप से बाहर से आता हूँ, घर पे आता हूँ, तो मेरी पत्नी का मुझे टेक्स्ट मिलता है कि मैं घर पे नहीं हूँ, मैं तुम्हें एयरपोर्ट से पिक नहीं कर पाऊंगी, और तुम्हें खुद ही मैनेज करना होगा। ये बात से कहते मैं फिर से अपने आप को विड्रॉल स्टेज में चला जाता हूँ। मैं फिर जैसे वही अपना, मुझे लगता है कि मैं अनकॉन्शियसली अपनी अबंडनमेंट वाली स्टेट को रीलिव करने लग जाता हूँ, तो सेम जैसे ठुकराई जाने वाली स्टेज को दोबारा जीने लग जाता हूँ। इस उसे उन्हें यही एहसास होता है कि नहीं, मैं तो एक ठुकराया हुआ व्यक्ति हूँ। तो ये सब बातें उन्होंने डिस्कस की हैं, लेकिन अंत में वो यही कहते हैं कि काश मुझे ये सब पहले पता होता, तो मैंने अपने बच्चों को खूब ढेर सारा प्यार दिया होता, उनके साथ खूब मस्ती की होती। तो ये, और फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये जो प्यार है, ये है ही ऐसी एक इमोशन, कुछ भी कह लो इसको, एक बहुत ही अनूठा सा एहसास है इसका। मुझे तो एक्चुअली वो कबीर जी का वो जो दोहा है ना, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, पोथी पत पढ़ पढ़ जग बुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। और ओशो इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वो कहते हैं ढाई अक्षर का क्या मतलब है, इसमें दो तो पूरे अक्षर हैं। एक तो हुआ प्रेमी, दूसरा प्रेम करने वाला, और बीच में रह गया आधा र। तो ये जो आधा शब्द है, ये सारी करामात इसी की है। ये अतृप्तता की निशानी है, अधूरापन है। प्रेम कभी भी तृप्त नहीं होता, ये अतृप्त, इसकी प्यास बनी रहती है। ये इसका अधूरापन ही इसकी शाश्वतता है। तभी तो प्रेम कभी हमें हमें यही लगेगा हमेशा कि नहीं, मैंने ठीक से प्रेम नहीं किया, मैं और कर पाता, तो ये क्योंकि प्यास बनी रहती है। तो ये, और हम देखते हैं कि कोई भी प्रेम ले लो, कोई वात्सल्य भाव हो गया, कोई किशोरावस्था का प्रेम हो गया, कोई भक्त का भगवान के प्रति प्रेम हो गया, ये सब जब इनकी इनकी पराकाष्ठा, सेम फीलिंग आपको होगी हमेशा सभी को। और ये मतलब अकेला, हम सबका एक्सपीरियंस है, कॉमन एक्सपीरियंस है, सभी इस बात को रियलाइज करते हैं। और फिर देखो समष्टि का अपनी सृष्टि के प्रति प्रेम, है ना, इसी की वजह से तो हम सब जिंदा है ना। यूनिवर्सल प्रेम है, जो गॉड का प्रेम हमें मिल रहा है, उसी की वजह से हम सब जिंदा हैं, सब सब सृष्टि तभी चलायमान है। तो मेरा ख्याल है बस आज मैं इसी से अपना समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। हर जगह मिसिंग है, मतलब, और वो आएगा कैसे? मतलब हम बचपन से ही अ, बच्चे को, या हम जब खुद बड़े होते हैं, तो कहाँ, कौन सा ऐसा लम्हा है जब हम प्यार कर पाते हैं या प्यार सीख पाते हैं या प्यार जन्म लेता है ना? मतलब कहाँ, कौन सा, अगर वो प्यार जन्म भी लेने लगे तो हम उसको पढ़ाई में डाल देते हैं, बच्चे पढ़ना जरूरी है। वो अगर खेलने भी लगे तो हम कहेंगे ये खेल छोड़ दो, खेल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। खेल छोड़ दो, इतना इम्पोर्टेंट है कि भी तुम्हारा होमवर्क इम्पोर्टेंट है ना? कभी कभी हमारे खुद के पेरेंट्स के काम इतने इम्पोर्टेंट होते कि हम बच्चे को उसके साथ ही कनेक्ट कर लेते हैं कि तुम ये छोड़ दो, जैसे गेस्ट आना, है ना? मतलब बहुत कॉमन है हमारे, मतलब हमारी फैमिलीज में तो इतना कॉमन है कि कोई गेस्ट आ जाएगा तो बच्चा आधे से ज्यादा उसी में इन्वॉल्व हो जाता है। थोड़े बच्चे बड़े होते हैं, नहीं तुम्हें हर काम को सीखना है, तुम्हें ये भी सीखना है। मतलब प्यार का समय है कहाँ?
प्यार का समय तो है ही नहीं। और प्यार हम फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो हम ये सोचते हैं कि शादी होगी, थोड़ा हम रिलेशनशिप में जाएंगे, और एक यंग एज जो होती है 18 से 25 साल के बीच का लगाओ, या अभी आजकल 29-30 की एज तक, प्यार शब्द जो है ना कहीं एक हो फिजिकल लव बन के रह जाता है, सेक्सुअली इंस्टिंक्ट के साथ वो रह जाता है, और उसके बाद फिर उसमें भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती, और उसके बाद उसमें भी डिवोर्सेस होते हैं, उसमें वो कहते हैं तुमने प्यार नहीं किया, तुमने मुझे घुमाया नहीं, तुमने मुझे खिलाया नहीं। मतलब ओवरऑल बात ये है, और लास्ट में हमारी उम्र तक आते आते वो प्यार कहीं उड़ जाता है, और फिर हम कोशिश करते हैं कि प्यार को हम जताएं। मतलब अंदर तो होता ही है, वो इनहेरेंट है, लेकिन हम इजहार इजहार नहीं ना कर पाते हम लोग पहले। इजहार नहीं कर पाते, और इजहार करें तो उसमें भी शाइनेस है, वही एक एक शाइनेस है। आप ओपन नहीं हो सकते, समाज क्या कहेगा, सामने वाला क्या कहेगा, फैमिली क्या कहेगी। इजहार करना हो तो हम इजहार भी नहीं कर सकते, है ना। तो अब इसके लिए मेन, इंदु मैम, मतलब हमारे पास एक क्वेश्चन है, खड़ा है, मेरे को लगता है सबके पास ही ये क्वेश्चन होगा, कि उसकी जो शुरुआत है, जैसे आपने 3 स्टेप बताए, उन्होंने कहा कि पहले समझो उसको, दुख क्या है, फिर उसके कारण को जानो, है ना, और फिर उसका निवारण करो, या उसका, तो हमें कुछ ना कुछ समय अपनी लाइफ में, इस 24 घंटे में हर रोज अपने आप को पहचानने के लिए जरूर देना चाहिए। ऐसे आप क्या समझते हैं, आप बताइए, आपको क्या लगता है, मतलब लाइफ में मिसिंग तो है, मतलब प्यार अगर नहीं है तो घर में झगड़े होते हैं, तो वो ट्रॉमा होता ही होता है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, चाहे हम हों, और हमारे बच्चे हों, ये तो है। है ना। और उससे भी क्या होता है कि हम विड्रॉवल की स्थिति में भी आते हैं, जो बताया, कि हम सोचते हैं चलो कुछ घटने वाला तो है नहीं, बच्चे अपने खुश, हम अपने खुश। मतलब हम एक ऐसी स्टेज पे भी आ जाते हैं जब बच्चे बड़े होते हैं, तो हम कहते हैं कि ठीक है, बच्चों की अपनी जिंदगी है, और जो हम प्यार करना चाहते हैं वो हम प्यार कर नहीं पाते, प्यार दे नहीं पाते, और प्यार ले भी नहीं पाते, क्योंकि हमारे अपने कुछ ईगो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कि अगर बच्चे ने ऐसा बोला है तो हम किस लिए बात करें। जिस बच्चे को, मतलब एक बुक लिखी थी, मैंने आज से लगभग 15-17 साल पहले लिखी थी, औरत करके एक बुक लिखी थी मुझे, जब मैं मेडिटेशन करती थी तो मुझे फ्लैशेस आते थे। मतलब कहीं 24 साल तक ये नहीं था कि लड़की और लड़के में कोई डिफरेंस हम नहीं समझते थे, लेकिन जैसे ही शादी होती है, तो और जब बच्चा होता है तो उसमें एक ये सबसे बड़ा ट्रॉमा होता है कि भाई लड़की हो गई, और लड़की होने के बाद दिमाग में बस 24 घंटे ये चक्कर चलता है कि लड़का कैसे होगा, मतलब सेकेंड इशू हो या थर्ड हो या ऐसे, मतलब। और ये भी एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है कि मतलब हम उस चीज में फंसे रहते हैं, और जिंदगी के जो मेन हमारे टाइम होता है, तो हम उसमें इतने गहरे फंस जाते हैं कि पहले एक बेबी हो गया, और सब बोलते भी हैं, आप देखोगे हमारे चारों तरफ जो भी, चल एक बच्चा हो गया, चल अब दूसरा भी कर ना। एक ये भी, मतलब एक फीमेल के लिए सबसे बड़ा ट्रॉमा है, मतलब, है ना। और वो ये सोचेगी अरे अभी तो हुआ है, बच्चे की केयर, जो आप पोस्टपार्टम जो होता है ट्रॉमा, कि बच्चे बच्चे को गोदी में लेके घूमते रहते हैं, और माँ को कोई केयर भी नहीं करता, माँ के भाई चलो माँ ने तो जन्म दे दिया, इट्स ओके, बच्चे का ज्यादा है, लड़का हो गया तो और ज्यादा खुशी है ना। और उसके बाद फिर वो सब ऑंझल हो जाता है। तो ट्रॉमा तो, मतलब बहुत गहरे गहरे ट्रॉमा है। तो मैंने जब ये बुक लिखी तो मेरे को ऐसे फ्लैशेस आते थे कि महिलाएं किस प्रकार से हार्ड हो जाती हैं, इनके अंदर वो जो प्यार होता है, वो धीरे 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 प्यार जो है ना वो हार्डशिप में चेंज हो जाता है। अब उनको, औरतों को ये लगने लगता है कि आ, ये मेरा घर है, सबसे पहले तो यही कमांड आ जाती है,
मैं इस घर को ठीक करती हूँ, मैं इस घर को संवारती हूँ। और ये ऐसा हम टोंट कसते भी हैं कि देखो, मेरे बगैर घर नहीं चल सकता, मैं सारा दिन काम करती हूँ, मेरे बगैर ऐसा नहीं हो सकता। अंदर ये भाव चलता रहता है। प्यार तो कहीं छूमंतर हो गया, जो हम अ, एक यंग एज में सही प्यार बात। है, हम्म, हम थोड़ा है कहीं भूल गए उस प्यार छोड़ आए को। ना। अब वो दोबारा से बिल्कुल। जागने की जहमत नहीं हो सकती, वो हम जगा ही नहीं सकते, है ना। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम हार्ड होते चले जाते नहीं, मतलब मैंने उस बुक में लिखा था कि महिला कितनी ही शातिर हो, कितनी खराब हो, कितना ही कुछ हो, कितना सब बोलते हैं ना कि बहुत शातिर है, बहुत तेज है, ऐसे मतलब मैं वही शब्द यूज कर रही हूँ जो चारों तरफ लोग बोलते हैं कि बहुत क्रूअल है, ऐसा करती है, वैसा करती है। उसके बावजूद भी उसके अंदर प्यार छुपा हुआ होता है। मैंने उस पुस्तक में लिखा था ये, कि सामने वाले कुछ भी कहते रहे, लेकिन उस महिला में वो प्रेम जो होता है ना, प्रेम का बीज छुपा हुआ होता है। वो चाहती है इजहार करना, लेकिन वो इजहार नहीं हो पाता तो वो हार्ड हो जाती है ना। अब उसको ये लगता है कि तू घर की बहू है, अब तुझे जिम्मेवारी समझनी चाहिए, अब तुझे ऐसा करना चाहिए, तू ऐसा बोलेगी तो ऐसा हो जाएगा। मतलब ट्रॉमा से ही निकलता है, ट्रॉमा ही ट्रॉमा, ट्रॉमा ट्रॉमा। तो प्यार तो कहीं पनप ही नहीं सकता। और वो भी प्यार एक फिजिकल प्यार में, पार्टनरशिप में रहता है, उसके बाद तो 10-15 साल के बाद तो लाइफ ऐसी हो जाती है कि आप एक दूसरे को तू तड़ाक पे आ जाते हैं। भाई तूने ऐसा करना है तू कर, भाई मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी, तुम आपस में कुछ कुछ बचता नहीं मतलब। और धीरे धीरे और गैप आएगा, मीनोपॉज की स्टेज में आते आते तो सब गायब भी हो जाता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि मतलब हम सब को एक प्रयास जो अंदर से लगता है कि अपने लिए, अपने आप को ढूंढने के लिए, जैसे गैबर मैटे बोलते हैं कि अपने आप को ढूंढो, अपने आप के अंदर वो जो पीड़ाएं हैं उनको देखो कि तो किस प्रकार से हम इस लूप से बाहर निकलें, समझें और अपने आप को हील करें।